यस सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, वैल्यूएशन के क्वेश्चन भी देख लेते हैं बेटा। वैल्यूएशन के कुछ इलस्ट्रेशन हम अगर यहां सोल्व कर देंगे तो सर आपको टेंशन नहीं आएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपके एंड में बेटा। आइए बच्चों, सर कस्टम्स वैल्यूएशन देखिए क्वेश्चन को आप। सर सबसे पहला इलस्ट्रेशन बच्चों ध्यान इधर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। 511 दिख रहा होगा आपको पेज नंबर बेटा, उस पे इलस्ट्रेशन 1 दिखेगा बेटा। देखो पेज नंबर भी क्या है 511, इसलिए इलस्ट्रेशन नंबर भी 1। ओके ओके, बस 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 बस, ये ऐसा हमने पता बुक बना तो सब चीज ध्यान रखा बेटा। सर MNO प्राइवेट लिमिटेड, क्या सर MNO प्राइवेट लिमिटेड, इंपोर्टेड मशीन डिक्लेयरिंग ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ रुपीज 3,20,000 विच वॉज रिजेक्टेड। लो साहब क्या करते वैल्यू रिजेक्ट। रूल नंबर 4 and 5 ऑफ द इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स आर फाउंड इनएप्लीकेबल बेटा। तो 3 से भी वैल्यू नहीं आया मतलब एक्चुअल वैल्यू बेटा नहीं एक्सेप्टेबल, 4 से भी नहीं आया, 5 से भी नहीं आया तो क्या फॉलो करेंगे 7। इज नो सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स आर इंपोर्टेड इन इंडिया बेटा, ठीक है। MNO Private Limited furnishes you the following data and request you to compute the value of imported goods as per rule number 7। अच्छा रूल नंबर 7 क्या बोलता है बेटा, डिडक्शन मेथड। क्या बोलता है सर, डिडक्शन मेथड, है ना, रिवर्स कैलकुलेशन करनी बेटा आपको, ठीक है। सर सेल प्राइस इन इंडिया आफ्टर वैल्यू एडिशन कितना है 6,30,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट ऑफ 5%। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले GST लेस कर दीजिए, तो 630 डिवाइड बाय 105 इंटू 5 करेंगे तो 30,000 रुपया आएगा बेटा, है ना। 30,000 रुपये लेस कर देंगे बेटा, बोलो यस सर। ये 630 माइनस क्या किया बेटा 30। चलिए नेक्स्ट, कमीशन टू इंडियन एजेंट ऑन अबव सेल्स 3% ऑफ सेल प्राइस बिफोर GST। तो सेल प्राइस बिफोर GST कितना गया बेटा 6 लाख, तो 6 लाख का 3% कितना हो गया बेटा 18,000। क्लियर। वैल्यू एडिशन आफ्टर इंपोर्ट कितना है 40,000, ये 40 भी लेस कर दिया बेटा। नेक्स्ट क्या बचा जल्दी बताओ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम पोर्ट ऑफ इंपोर्ट टू द फैक्ट्री ऑफ इंपोर्टेशन। सर आप मुझे बताओ इंडियन पोर्ट से लेकर आपकी फैक्ट्री तक लेके आए बेटा, क्या वो पोस्ट इंपोर्टेशन एक्टिविटी है, यस, लेस करना है 40,000 और 20,000 बेटा, हाँ है ना भाई। हाँ उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 60,000, ये भी लेस कर दिया बेटा। नेट प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली अर्न बाय अदर्स ऑल्सो 10% ऑफ सेल प्राइस बिफोर GST। तो 10% ऑफ सेल प्राइस बिफोर GST कितना बेटा 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना हो गया बेटा 60,000, ये लेस कर दिया बच्चा आपने, हाँ है ना मालिक, यस। अब बस तो ये आ गया, इसको लेस करके बताओ कितना अमाउंट होता है बेटा। चलो यार चीटिंग कर ले बेटा, अब हम 3,62,000 आया बेटा, हाँ है ना भाई। अब ध्यान देना बच्चा, सर ये जो वैल्यू है ये कस्टम क्लियरेंस के बाद की वैल्यू बेटा, तो दिस इज कॉल्ड कम ड्यूटी वैल्यू बेटा, इसमें इंक्लूड है कस्टम का अमाउंट ऑल्सो बच्चा, ठीक है। अब रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लेस करेंगे IGST और उसके बाद कस्टम एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो दिस प्राइस, इसमें रेट ऑफ बेसिक कस्टमरी कितना है 10% और IGST कितना है 5%, है ना। सोशल वेलफेयर सरचार्ज एप्लीकेबल, नो अदर ड्यूटीज लेवेबल बच्चा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5% लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे बेटा 5% IGST डिवाइड बाय 105 इंटू 5। क्लियर, ये अमाउंट आया, ये रहा 17,238 बेटा, हाँ है ना भाई। ये लेस करके जो अमाउंट आया है, नाउ दिस इज इंक्लूसिव ऑफ कस्टम एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज बच्चा। अब सुनो, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ कस्टम लगता है बेटा। अब कस्टम 10 है तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना हो जाएगा बेटा 1%, मतलब 11% हो गया बच्चा ये। क्लियर, तो ये जो फिगर आया डिवाइड बाय 111 इंटू 11, ये जो अमाउंट आया दिस इज द कस्टमरी इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एंड इसको लेस करके जो वैल्यू है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड असेसेबल वैल्यू। भारत माता की जय, पॉइंट खत्म होता है। अब ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने आंसर इस तरह से दे रखा है, और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया बेटा, सेम आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया बेटा आपको। क्लियर सर, आपको भी इसी तरह से करना है, ठीक है सर। ध्यान देना बच्चों, यहां पर आपको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं, पर कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, मतलब उस चीज को इग्नोर करना बेटा मैं जो कह रहा हूं आपको। क्लियर, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी उस तरह से आंसर दिया बेटा, इसलिए ये जो IGST लगा अंडर सेक्शन 37 बेटा, इंपोर्ट करने के बाद आपने IGST पे किया, फिर सेल करने पे भी क्या लगा रहे हो बेटा आप IGST, तो इंपोर्ट पे जो IGST पे किया होगा उसका क्या मिलेगा बेटा आपको ITC बेटा,
अरे हाँ है ना भाई, क्लियर। तो वैसे देखा जाए बेसिकली तो एक तरह से यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में इस क्वेश्चन को जो हमने सोल्व किया उसमें 2 बार हमने आईजीएसटी लेस किया बेटा, हाँ है ना, यहाँ पे भी लेस किया और यहाँ पे परचेज पे जो पे किया वो भी लेस किया बच्चा, जबकि परचेज पे जो लेस किया वो हमारी कोस्ट का पार्ट बना ही नहीं बेटा कभी भी, हाँ है ना। पर फिर भी आप उस आईटीसी को लिया है, उसको इग्नोर करके आंसर दीजिएगा बेटा, क्लियर। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो उस अकॉर्डिंग ही दिया है, क्लियर। यहाँ पे आईटीसी की इज नॉट अ पर्पस बच्चा, उनका टारगेट क्या है, कस्टम कैलकुलेट करना इज द पर्पस बेटा आपके लिए, हाँ है ना भाई। इसलिए उन्होंने आईटीसी को इग्नोर करते हुए आंसर दिया, आप भी उसी अकॉर्डिंग करिएगा बेटा। मैं अगर दूसरा आंसर आपको बताऊंगा अननेसेसरी आपके एग्जाम में गलती हो जाएगी बच्चा, वो मैं नहीं चाहता बेटा कभी भी। ओके सर, आइए सरकार, इलस्ट्रेशन नंबर 2, मिस्टर सिंह इज किंग इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मिस्टर ली। सिंह ने यूएई के ली से कोई गुड्स ली बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर सर। एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू हैज बीन रिजेक्टेड, क्या बोला आपने बेटा, इसलिए आपने जिस तरह से बोला बेटा उस तरह से उन्होंने क्या कर दिया बेटा आपको, रिजेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू बेटा। रूल नंबर 4 and 5 of import valuation rules are found inapplicable as no other identical or similar goods are imported in India. Mr. Singh furnishes cost related data of import and request custom authority to determine the value according to रूल नंबर 8 बेटा, हाँ है ना भाई, मतलब आपको वैल्यू निकालना है इस पर। रूल नंबर 8 बोलता है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारी कॉस्ट इंकर्ड बेटा, नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा, एवरी कॉस्ट इंकर्ड बाय द सप्लायर, प्लस रूल नंबर 10 के सारे एडिशन प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन बेटा एक्सपोर्टर का, वो सब ऐड होंगे तो रूल नंबर 8 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी बच्चा आपकी, हाँ है ना भाई, यस। जल्दी मत करना, अच्छा पॉइंट है बेटा, ये भी एक जगह गलती के चांस होते हैं पर आप नहीं करोगे गलती, मुझे पता है बेटा, क्योंकि मैंने आपको रूल नंबर 10 पढ़ा रखा है ऑलरेडी बेटा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंकर्ड बाय मिस्टर ली, कुछ हूं हाँ हाँ कुछ तो करो रे, नहीं हूं से मतलब नहीं बेटा, ऐड करना ही नहीं करना है। फैब्रिकेशन चार्जेस इंकर्ड बाय मिस्टर ली, ऐड। अदर चार्जेस चार्जेबल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय मिस्टर ली, फिर अदर इनडायरेक्ट टैक्स कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा, अच्छा केवल डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करनी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड करनी बेटा, सर सारी पूरी टोटल कॉस्ट ऐड करनी बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह सब कुछ बच्चों। फिर फ्रेट, अब 2 मिनट जल्दी मत करना बेटा, जल्दी मत करना, सावधानी दुर्घटना घटी बेटा। फ्रेट की बात जैसे आती है रूल नंबर 10 लग जाता है बच्चा, क्योंकि फ्रेट इस पर रूल नंबर 10 ऐड होता है बेटा हमेशा, और रूल नंबर 10 बोलता है क्या, मैक्सिमम फ्रेट कितना होगा बच्चा, अगर बाय एयर आया तो बेटा मैक्सिमम फ्रेट कितना होगा बेटा 20%, और अगर बाय वाटर आया है तो एक्चुअल दे रखा है तो एक्चुअल लेना बेटा, नहीं दे रखा तो फिर 20% बच्चों। 1 मिनट पढ़ना, जल्दी मत करना। फ्रेट फ्रॉम मिस्टर ली फैक्ट्री टू यूएई पोर्ट 1300 बेटा, है ना भाई। फिर लोडिंग चार्जेस एट यूएई पोर्ट 1000। अच्छा एक काम करो, एफओबी कैलकुलेट करते वक्त, क्या कैलकुलेट करते वक्त बच्चा, एफओबी में ये दोनों तो ऐड करेंगे बच्चा हम लोग, आवाज नहीं आ रही ओए, यस सर। नॉर्मल नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिस्टर ली 20% ऑफ एफओबी बच्चा। अच्छा सर 1 मिनट जल्दी नहीं बेटा, ये तो आ गया क्या, ये एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का कॉस्ट बेटा, एक्सपोर्टिंग पोर्ट तक का कॉस्ट कितना है बेटा बताना एक बार मुझे, 13,000 बेटा। 1 मिनट, ये तो कॉस्ट आई बेटा उसकी, फिर उसका प्रॉफिट भी तो ऐड करेंगे बेटा, प्रॉफिट कितना जल्दी बताओ, 20% ऑफ एफओबी। अब ये तो क्या है, कॉस्ट ना बच्चा यार, क्लियर। अच्छा मान लो इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एफओबी आ जाएगा बच्चा, आवाज नहीं आ रही ओए। अगर एफओबी 100 है तो 100 का 20% क्या है बेटा, प्रॉफिट, क्लियर। तो ये कितना हो गया बेटा 80, हाँ ना भाई, क्लियर। तो 13,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 20 मतलब 1/4 करो बेटा, कितना होता है बच्चा 3250। अरे इजी वे में समझ में आया कि नहीं आया रे, क्लियर। आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस्ट का 20% मतलब सेल प्राइस का 25% बच्चा, पर ऐसा याद क्यों करे बेटा, मैंने तो डिराइव कर दिया बेटा फॉर्मूला पूरा ही। अरे क्लियर सर, आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया, कितना गया बच्चा 16,250, क्या आया बेटा आपका ये एफओबी। सर जल्दी मत करना, क्या गया बेटा ये एफओबी। अब आगे क्या दे रखा बेटा, देखना ध्यान से, एयर फ्रेट, लो साहब, अरे क्या दे दिया बच्चा, एयर फ्रेट फ्रॉम यूएई पोर्ट टू इंडियन पोर्ट कितना बेटा 3750 बेटा। पर आपको बताया क्या, रूल नंबर 10 के एडिशंस ऐड करते वक्त
ट्रांसपोर्ट बाय एयर अगर होता है तो मैक्सिमम कितना लेंगे बेटा 20% ऑफ एफओबी। चलिए 20% ऑफ एफओबी कितना होता है बेटा 16250 का 20% कितना होता है बेटा क्लियर। ये 3250 क्या है बेटा मैक्सिमम फ्रेट जो ऐड हो सकता है कहां से कहां तक फैक्ट्री से लेकर इंडियन पोर्ट तक का कॉस्ट है बेटा ये। हाँ है ना। इसमें से आप ये देखो ये दोनों कॉस्ट बेटा है ये भी तो सर फैक्ट्री से लेके आगे वाली कॉस्ट थी बच्चा क्लियर। तो या तो आप क्या करो अगर आपने ऊपर ऐड कर दिया है तो 3250 में से 1300 लेस कर दो बेटा 2300 बेटा। हाँ है ना। या फिर प्रॉपर वे में करना है तो ऐसे करिए बेटा आप क्या करेंगे अब हम ये तो हमने एफओ भी निकाली किसके लिए इनर कॉलम के लिए बच्चा। हाँ है ना भाई। अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 16250 में से 2300 लेस कर दो बच्चों। हाँ है ना सर। तो प्राइस ऑफ द गुड्स विदाउट फ्रेट आगे बेटा ये तो आपकी तो 2300 लेस करेंगे क्या आएगा बेटा बताओ 13950। हाँ है ना भाई। ये आ गया क्या आपका एफओबी वैल्यू विदाउट फ्रेट कॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू एक्सपोर्टिंग पोर्ट बेटा। हाँ है ना भाई। तो 13950 में क्या ऐड हो जाएगा बेटा आपका सर 3250 विच इज द फ्रेट बेटा। ये 3250 ऐड कर दिया अपने फ्रेट का अमाउंट बेटा। हाँ है ना भाई। फिर इंश्योरेंस कॉस्ट दे रखा बेटा वो दे रखा तो एक्चुअली ऐड कर दे बेटा ये ऐड कर दिया आपने क्लियर डन। बताइए कितना आया बेटा आपका क्या बेटा 17700 ओके 17700 आपका क्या है क्या वैल्यू ये किसमें डॉलर में बेटा किसमें बेटा डॉलर में। रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा 60 से मल्टीप्लाई करो बेटा 10,62,000 बच्चा। हाँ है ना भाई क्लियर। दिस इज द असेस्ड वैल्यू अंडर कस्टम जिसपे क्या लगेगा बच्चा कस्टम लगेगा भारत माता की जय। ये रूल नंबर 8 के सबसे वैल्यू आ गया बच्चा आपका समझ में आया कि नहीं आया रे डन। एक मिनट यहां पे क्या लिखा द कस्टम ऑथोरिटीज आर ऑफ द ओपिनियन दैट सिंस वैल्यू एज पर रूल नंबर 7 कैन बी डिटरमाइंड एट ₹13 लाख देयर इज नो नीड टू अप्लाई रूल नंबर 8। क्या अगर ये बोलते क्या 7 के सबसे वैल्यू आ रहा तो हम रूल नंबर 8 नहीं लगाएंगे पर क्या एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंपोर्टर क्या रूल नंबर 8 पहले लगा सकते हैं क्या बच्चों यस। और रूल नंबर 8 के सबसे वैल्यू हमारा कम आ रहा है तो हम डेफिनेटली 8 के लिए जाएंगे बच्चों। हाँ है ना भाई। इसी के साथ भारत माता की जय। कुछ आया समझ में अरे क्लियर डन सर। ये था आपका रूल नंबर 8 का बड़ा अच्छा और सुंदर सा क्वेश्चन बेटा ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको कि कॉस्ट एट द फैक्ट्री गेट दे रखा है आपको और उसके बाद की कॉस्ट दे रखी तो क्या करने का जो मैंने कल वैल्यूएशन टाइम बताया आपको बच्चा। आइए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा हम। ये बड़े ही सुंदर एग्जाम्पल है देखना ध्यान से। अरे क्या है बेटा ये सुंदर। हाँ बेटा आपने कभी नाम सुना सुंदर का बेटा सुनना रे होशियारी ओ मालिक सर बहुत ही सुंदर बेटा। आप नाम सुना सुंदर का बेटा कभी कौन है बेटा साले जी किसके जेठिया के बेटा वेरी गुड। अपने ही बनाना किसी न किसी को इसलिए पढ़ाई करो बेटा अच्छे से। सर मिस्टर ए इधर उधर पंचायती करो फालतू की बेटा मिस्टर ए मिस्टर ए imported a consignment from Singapore for ₹10 lakhs। जल्दी मत करना बेटा। Mr. A sold these goods in high C to Mr. B for ₹15 lakhs। Mr. B sold these goods in high C itself to Mr. C कितने में 20 लाख में बेटा क्लियर। तो A ने B को बेचा और B ने C को बनाया बेटा बेचा बेटा क्लियर। सर कितने में 20 लाख में बेटा। हाँ है ना भाई। सी फाइल्ड इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड वेयर हाउस्ड दिस गुड्स इन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस बेचा। उन्होंने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को रखवा दिया। हाँ है ना मालिक। अब सर मुझे पहली बात तो बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट 20 लाख बेटा पक्का ठीक। मिस्टर सी ने क्या किया भाई सोल्ड दिस वेयर हाउस गुड्स टू मिस्टर डी इन द वेयर हाउस इटसेल्फ फॉर ₹30 लाख बेटा ठीक है। मिस्टर डी ने क्या किया बेटा फिर बाद में एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करी फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस बच्चा। हाँ है ना भाई। इधर ध्यान। तो कस्टम ड्यूटी के लिए
कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ड्यूटीज टैक्सेज और सेस पेबल गिवन दैट बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है 20%, आईजीएसटी 12%, सेस कितना है 10%। बताओ क्या होगा? तो सबसे पहली बात, कस्टम कितने में लगेगा बच्चा? 20 लाख पे। तो वैल्यू आ गया 20 लाख रुपए फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम चेक बच्चों। फिर कस्टम कितना है बेटा? 20% कितना होता है बच्चा? 4 लाख। फिर क्या ऐड करोगे बेटा आप? सोशल वेलफेयर चार्ज कितना बेटा? 40,000 बच्चों। तो 24 लाख 40,000 आपका आ गया वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ आईजीएसटी। एक मिनट, ए होशियारी, ये वैल्यू आया एज पर 38, हाँ है ना? और सर आपने वेयरहाउस में गुड्स को बेचा था कितने में बेटा? 30 लाख में। तो एज पर वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 8A ऑफ द कस्टम टेरिफ कितना है बच्चा? 30 लाख। तो 38 और 38 है, विच एवर इज हायर। कितने में आईजीएसटी लगेगा बेटा? 30 लाख पे। तो बताइए 37 कितना लगेगा? सर 12% दे रखा आईजीएसटी। 12% किसका बेटा? 30 लाख का 12% बताओ कितना होता है बेटा? 360 होता है ना बच्चा? ये 3,60,000 बच्चों, हाँ है ना भाई? अब क्या लगेगा? 39 को भूल के मत देना बेटा। किस पे लगेगा बच्चा? इसी 30 लाख पे लगेगा बेटा। 30 लाख का 10% कितना? सॉरी 10% कितना होता है? 3 लाख। हाँ है ना मालिक? और इसी के साथ भारत माता की जय। शायद मजा आया बेटा आपको। अच्छा सुनना रे होशियारी, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर? ये रहा देखिए, व्हाट वुड बी योर आंसर इन द अबव इलस्ट्रेशन इफ मिस्टर सी वुड हैड सोल्ड दिस गुड्स वेयरहाउस गुड्स टू मिस्टर डी फॉर रुपीज 23 लाख। अगर वेयरहाउस में 23 लाख में बेचा होता तो सुनो 38A के पर्पस के लिए वैल्यू आता था क्या? 23 लाख। और सर 38 के हिसाब से वैल्यू कितना रहता बेटा आपका? 24,40,000। अरे हाँ है ना? कस्टम ड्यूटी का अमाउंट ऐड करने के बाद वैल्यू आ रही कितनी? 24,40,000। और 38A के हिसाब से वैल्यू कितनी बेटा? 23 लाख। विच एवर इज हायर बेटा? 2440। इसी पे लगेगा क्या? 37। और इसी पे लगेगा क्या? 39। आई होप एक एक वर्ड समझ में आया जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बच्चा आपको, हाँ है ना? सोचिए सर ये जो क्वेश्चंस आपको दिए ना बेटा, ये सब बहुत सोच समझ के बनाया गया बेटा। क्लियर? मैं जब भी बुक बनाता हूं बेटा हमेशा सोचता हूं आपके एंगल से, हमेशा कि आपको किस तरह समझ में आएगा बेटा। ठीक है? अब सर ये क्वेश्चन मैं आपको वहां देता ना बेटा तो हाई सी समझ नहीं आता बच्चा आपको। अभी मैंने क्या हाई सी और वेयरहाउस दोनों साथ में पढ़ा दिया बेटा आपको, और साथ में इलस्ट्रेशन दे दिया, तो वो चीज पक्का हो गया बेटा पे। क्लियर? आइए बच्चों, सर बेटा इसने ऐड वैल्यू दे रखा है बेटा, देखिए वैल्यू। क्लियर? इसने फ्रेट इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है। अच्छा ये क्वेश्चन केवल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है टू एक्सप्लेन द अबव प्रोविजंस। क्लियर? इसका वैल्यूएशन का मतलब नहीं था बेटा। हाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो देगा एफओबी वैल्यू ये है, अब बताओ क्या करने का? तो फ्री फ्रेट इंश्योरेंस ऐड करने का बेटा। सो पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाई सी सेल एंड दिस वन वेयरहाउस में गुड्स बेचा तो कितना कस्टम लगेगा। अच्छा सुनो एक बात और, एक बड़ा सुंदर पॉइंट उन्होंने पूछा था, मैं आपके सामने रखूंगा बेटा। मान लो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था 10 लाख में, 10 लाख से गुड्स मैंने इनको बेचा 15 में, इन्होंने इनको बेचा कितने में? 20 में। तो ये 20 लाख रुपए जो क्या है? एफओबी बेटा। क्या है ये? एफओबी। फिर इसमें क्या ऐड होगा बेटा? फ्रेट और इंश्योरेंस। क्लियर? और एफओबी कितना कहलाएगा? मैंने गुड्स इंपोर्ट किया 10 लाख में, हाई सी में गुड्स बेच दिया कितने में? 15 में। 15 से इन्होंने कितने बेचा बेटा? 20 में। क्लियर? तो 20 लाख इज द एफओबी बेटा। अब हमारी डील पे डिपेंड करता है बेटा, हमारी डील क्या है बेटा। अगर भाड़ा वाला सब मिला के 20 लाख रुपए बेटा तो सीआईएफ वैल्यू आ गई बचा वो। क्लियर? मैंने बोला नहीं भाड़ा वगैरह जो होगा वो आपको ही पे करना सारा सब, तो वो क्या हो गया? एफओबी हो गया बच्चा। उसके बाद कैलकुलेशन करना वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग क्या होती है बच्चा। ठीक है? गुड सर। तो मेरा और इसका डील क्या है उस पर डिपेंड करेगा बेटा। इसलिए क्वेश्चन आपको हमेशा देगा कि सीआईएफ वैल्यू है कि एफओबी है कि क्या है बेटा। ठीक है? पर यहां पे जो मैंने दोनों एग्जांपल आपको समझाया ये एग्जांपल्स है बेटा, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई सी सेल एंड गुड्स सोल्ड इन वेयरहाउस बेटा। ओके गुड। आइए बच्चों अब हम देखते हैं क्या कुछ सर इलस्ट्रेशन जो केस लो बेस्ड है बेटा, मतलब केस लो एक्चुअली मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। गिरा एंटरप्राइजेज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बच्चा, बहुत इजी जजमेंट है बेटा, सुनना ध्यान से, इधर ध्यान। पता है क्या हुआ इसमें बेटा? आप बेटा ऐसे करते हो, मैं ऐसे कर बेटा। मान लो होशियारी इधर इधर 2 मिनट के लिए ध्यान इधर।
वो उसको भी बोलो होशियारी को। मोबाइल इधर इधर, अच्छा मोबाइल नहीं बेटा, ओके। तू बाहुल बेटा, गर्दन इस तरह बेटा। सर सर इधर इधर ध्यान, मान लो, अरे इधर ध्यान दो बेटा, मान लो सर, अरे शर्माने वाली कोई बात नहीं बेटा, बेशर्म बेटा, पॉइंट मेरा आपसे ये। इधर इन केस अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, क्या बेटा, 1 CR में मैंने इंपोर्ट किया बेटा, मैंने 1 CR में गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम के डॉक्यूमेंट मैंने फाइल किए, डिपार्टमेंट ने जो मैंने वैल्यू डिक्लेयर की उसको रिजेक्ट कर दिया बेटा। 2 मिनट समझना। सर मैंने पूछा कि आखिर ये वैल्यू रिजेक्ट क्यों किया, याद है बेटा आपको? स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता है बेटा, क्लियर? और मैंने इसके अगेंस्ट अपील भी कर दी, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया बेटा। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया 1 CR में, वो बोलते नहीं 1 CR नहीं 2 CR है, वैल्यू 2 CR होनी चाहिए। मैंने कहा बताओ कैसे होनी चाहिए? कोई आइडेंटिकल गुड्स का कोई ट्रांजेक्शन हो मुझे बता दो साहब, कि सेम गुड्स 2 करोड़ में आया हुआ साहब, क्लियर? डिपार्टमेंट कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आ पाया जिसके अंदर वैल्यू दिखती हो कितनी, 2 CR। बस उनको लगता है नहीं नहीं 2 CR होने चाहिए बेटा, क्लियर? और उन्होंने किसी कंप्यूटर किसी वेबसाइट पे देख लिया कि प्राइस कितनी 2 करोड़ है बेटा, और कंप्यूटर के प्रिंट आउट, भाई कोर्ट ने बोला सब किसको, डिपार्टमेंट को, कि असिस्टेंट ने वैल्यू डिक्लेयर करी 1 CR में, उसने उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आपने अगर वैल्यू रिजेक्ट करी है तो बताओ वैल्यू रिजेक्ट क्यों करी साहब? हाँ है ना? तो डिपार्टमेंट क्या किया बेटा, किसी कंप्यूटर के प्रिंट आउट लेके आ गया बेटा, वो कि देखो देखो वहां पे वेबसाइट पे 2 करोड़ दिख रहा है बेटा, क्या उस कंप्यूटर प्रिंट आउट के बेस पर विदाउट एनी ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड क्या डिपार्टमेंट प्रूव कर पाएगा कि मेरी वैल्यू जो थी गलत थी बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए, नहीं। और वहां डिपार्टमेंट केस हार गया सर, और एसएससी केस जीत गया सर। डिपार्टमेंट ऑफिसर सर, डिपार्टमेंट इतना गिर गया बेटा सर कि वो वैल्यू डिक्लेयर जो मैंने करी थी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थे, एंड मियर एलिज्ड कंप्यूटर प्रिंटआउट्स वर नॉट द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपेरेबल इंपोर्ट, कि कंपेरेबल इंपोर्ट इतने में हो रहा था बेटा। अगर ऐसा रियल में कोई एविडेंस होता है इनके पास में कि ये गुड्स 2 करोड़ में आता है, इसने 1 करोड़ में इंपोर्ट किया बेटा, हाँ है ना भाई, तो फिर भी कोर्ट मानता बेटा। पर यहां पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट केस हार गया और गिरा एंटरप्राइजेस केस जीत गया। बोले यस सर। अच्छा इससे कंक्लूजन क्या था बेटा एक लाइन में बेटा, कि बर्डन टू प्रूव किस पर है बेटा, डिपार्टमेंट के पास है। देखो मैंने तो 1 करोड़ वैल्यू मैंने डिक्लेयर कर दी बच्चा विद डॉक्यूमेंट बेटा, क्लियर? अगर आपको लगता है मामला गड़बड़ तो आप प्रूव करेंगे कि मामला गड़बड़ है, मैं थोड़ा प्रूव करूंगा मामला गड़बड़ बेटा, क्लियर? तो बर्डन टू प्रूव किस पे बच्चा, डिपार्टमेंट पे बच्चा। बोले यस सर। आइए सेकंड क्वेश्चन बेटा, अग्रवाल एंटरप्राइजेज, अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेटा, बड़ा सुंदर केस लो बेटा, बड़ा सुंदर बेटा। मान लो, आवाज नहीं आ रही हुई, बहुत अच्छा बेटा, मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 करोड़ में बेटा, हूं करो रे नजरदार, मैं यशवंत, मैं भी अग्रवाल बेटा, क्लियर? अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड बेटा, सुनना बात को, मैंने 1 CR में कोई गुड्स ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया बेटा। कहां से बेटा? ऑस्ट्रेलिया से। कितने में बेटा? 1 CR में। पर वो जो ऑस्ट्रेलियन है वो गुड्स भेजने में लेट हो गया सर, 3 महीने लेट हो गया, 3 महीने। बहुत गाली सुनी उसने मेरे मुंह से बेटा, इंग्लिश वाली वो भी। सर अरे इंग्लिश वाली दी तो ठीक है बेटा, हिंदी वाली देता तो मामला खड़ा हो बेटा, सर सुसाइड कर लेता बेटा आदमी। सर मान लो आप तो हॉस्टल में रहते बेटा, आदत होगी बेटा आपको तो, क्लियर? सर हाँ बेटा, गाली खाने की भी आदत होगी बेटा, है ना? ब्रेक के बाद मिल बेटा इसको तू, क्लियर? सर सुनना बात को ध्यान से, मान लो इधर इधर होशियारी, अग्रवाल इंडस्ट्री लिमिटेड केस में क्या हुआ बेटा, इसने मशीन इंपोर्ट करी 1 CR में, सर 3 महीने वो एक्सपोर्टर मशीन बेचने में लेट हो गया, मेरा बिजनेस का बहुत लॉस हुआ। तो पता है क्या हुआ? मीनवाइल इंटरनेशनल मार्केट में इन गुड्स का प्राइसेस बढ़ गया बेटा। जो मशीन 1 करोड़ की मेरी डील हुई थी वो अब कितने की होगी बेटा? 3 करोड़ की बेटा।
पर उसने बेचारे ने मेरे से 1 करोड़ ही लिया है बेटा। क्लियर? बताइए किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा? आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का 1 CR पे? आवाज नहीं आ रही ओए? क्यों? क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड इन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या बोला सर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू। क्योंकि सर सप्लायर ने मेरे से ओवर एंड अबाउट दैट प्राइस कुछ नहीं लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी वैल्यू पे कस्टम लगेगा जिस वैल्यू पे गुड्स मैंने इंपोर्ट की बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। चलो चलो, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हो रहा है जो मैंने आगे दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सर आप मुझे आंसर देंगे तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा बेटा। सर मान लो, चलिए मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया 1 CR में बेटा। अर्जुन भाई मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया कितने में? 1 CR में। सर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया कितने में बेटा? 1 CR में। सुनना सुनना, पर पता है, ध्यान देना, सीए फाइनल में क्वेश्चन आया, इंटर सीए सीएस में भी आया और सीए में भी आया बेटा ये, ठीक है? बच्चे आउट हो गया बेटा। अच्छे जब पहली बार आया बेटा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, गड़बड़ हो जाती बेटा। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट है कि नहीं, मैं देखता हूं। सर 1 CR में मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, पर सर मार्केट कंडीशन चेंज हो गई बेटा, और मार्केट प्राइस होगी 2 CR बेटा। उसने मेरे से रीनेगोशिएट किया, एंड द रीनेगोशिएटेड प्राइस या चेंज्ड प्राइस वाज 1 करोड़ 20 लाख बेटा। ओरिजिनल प्राइस वाज, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, वर्ड बोल देता मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस वाज 1 CR, मार्केट प्राइस वाज 2 CR, चेंज्ड प्राइस या रीनेगोशिएटेड प्राइस थी 1 करोड़ 20 लाख बेटा। बताइए कस्टम कितने में लगेगा बच्चा? आवाज नहीं आ रही ओए? 1 करोड़ 20 लाख इज द आंसर। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ये फर्क पड़ता है, पता है आप, आपने पता है इसमें सोचना भी नहीं होगा बेटा, ऑब्वियस में आंसर आया होगा बेटा आपके, जबकि 99% लोग गलत करके आए बेटा एग्जाम में। 1 CR कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ सर? क्यों? उनको पता ही नहीं वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा। हाँ, सेक्शन 14 याद कर लिया, वैल्यूएशन रूल्स याद कर लिए, जीएसटी पूरा पढ़ लिया, वैल्यू याद कर लिया, पर उनको ये नहीं पता वैल्यू क्या होता है। पता है अभी आपने 1.2 CR क्यों आंसर आया बेटा आपका? क्योंकि डे 1 जब मैंने वैल्यूएशन शुरू किया था, कहां का? जीएसटी वाला, तभी मैंने समझा था वैल्यू क्या होता है बेटा, कि मैंने गुड्स आपको 1 CR में चाहिए, मैंने आपने आगे इनको बेची, आपने आगे इनके बेची, जिस ट्रांजेक्शन में जो टैक्स लगाना लगा देना, वो ट्रांजेक्शन कितने में हुआ, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू बेटा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत जोरदार वाले क्लियर है बच्चा। पता है जब कस्टम शुरू हुआ तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं शायद, ये वाली बात मैंने आपको, आंसर आपने अपना दिया है। ये फर्क पड़ता है कॉन्सेप्ट से लर्निंग का बच्चों। क्लियर? इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ो। आपकी क्वेश्चन कहां से कहां कितने इजीली सोल्व होंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा बच्चों। मतलब आपको लगेगा नहीं टफ भी था क्या, अच्छा इसमें क्या टफ था यार। समझे मेरी बात? 1.2 CR इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो चेंज प्राइस हुआ, अल्टीमेटली प्राइस कितने में हुआ बेटा? 1.2 CR, अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन कितने में हुआ बच्चा? 1.2 CR। सो 1.2 CR इज द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन विच कस्टम विल बी लेविड। भारत माता की जय। प्लस सारे अदर एडिशन जो है वो तो ही है सर, पर बेस प्राइस क्या हो गई? 1.2 CR बच्चा। ठीक है, चलिए सर 7th। हाँ जी बताओ, कैनलाइजिंग एजेंट कमीशन वैल्यू में ऐड करना नहीं करना बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए? मैं कह रहा हूं कोई भी कमीशन हो क्या करने का बेटा? ऐड, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। क्लियर? जजमेंट भी था बेटा किसका? हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड का, कि कमीशन और चार्जेस पेड टू द कैनलाइजिंग एजेंट आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, केवल सर्विस चार्जेस पेड टू बाइंग एजेंट इज नॉट एडेड इन द वैल्यू बेटा। हाँ है ना भाई? और ये बाइंग एजेंट नहीं है सर, ये क्या है बेटा? नॉर्मल एजेंट बेटा। पढ़ो, since the canalizing agent is not the agent of the importer or not does he represent the importer abroad बेटा। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं बाइंग कमीशन बेटा। क्लियर? परचेजेस बाय कैनलाइजिंग एजेंसी फ्रॉम फॉरेन सेलर एंड सब्सिक्वेंट सेल बाय इट टू द इंडियन इंपोर्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बेटा। मतलब कैनलाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा? आपको कोई मशीन चाहिए, वो आउट ऑफ इंडिया से खरीद लेगा बेटा, और फिर वो आउट ऑफ इंडिया से खरीद के आपको बेचेगा बेटा, तो बीच में उसका मार्जिन ऐड कर देगा बेटा। वो जो मार्जिन ऐड किया वो वैल्यू का पार्ट बनेगा, वो कोई बाइंग कमीशन नहीं है बच्चों। हाँ है ना भाई? सर आइए एक और इसमें, inspection charges are not includable in the assessed value of the imported goods if contract does not specify the certification by an independent agency। ये ट्रू है कि फॉल्स है समझना बच्चा आपको। सर मैं बताता हूं आपको बेटा, अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर इंस्पेक्शन कराया, क्या करा बेटा आपने? इंस्पेक्शन। मैं तुम्हें समझाता हूं क्या मीनिंग है इसका बेटा। मान लो
आउट ऑफ इंडिया से कोई मशीन आपने इंपोर्ट करी 1 CR में बेटा, कितने बेटा 1 CR में। अब 1 करोड़ में अगर आपने मशीन इंपोर्ट करी है, अब सर मशीन यहाँ पे आ गई, फिर पता पड़ा कि नहीं मशीन तो सही नहीं है बेटा, तो इतना टाइम भी खराब होता है, इतना कॉस्ट भी खराब होता है, सब चक्कर पड़ता है ना यार। तो मैंने क्या किया सर, वो यूएसए से मशीन आ रही थी, यूएसए में मैंने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करी बेटा, और उसको बोल दिया क्या तुम वहां पे जाके मशीन को इंस्पेक्ट करके आओगे कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मशीन सही है कि नहीं साहब, कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही मशीन आ रही कि नहीं आ रही बेटा। तो मैंने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी अपॉइंट करी विच इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ है ना सर। और उस इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इंस्पेक्शन करा बेटा, क्या किया बेटा उसने इंस्पेक्शन किया बेटा, अरे हाँ है ना भाई। अब उसने जो इंस्पेक्शन किया है उसके लिए मेरे से उसने क्या चार्ज किया बेटा, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस या इंस्पेक्शन चार्जेस फॉर चेकिंग द मशीन वगैरह बेटा, हाँ है ना भाई। सर दिस इज द एक्सपेंस व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड बाय द एक्सपोर्टर बेटा, हाँ है ना भाई, एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला सर, एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये एक्सपेंस इंकर करना था क्या बच्चा, ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। अब ये जो 5 लाख रुपए मैंने पे किए, कितने बेटा 5 लाख रुपए उस इंडिपेंडेंट एजेंसी को पे किए फॉर वेंडर इंस्पेक्शन बच्चों, कि सही है कि नहीं बेटा, तो ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये सर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं था बेटा, ये मैंने थर्ड पर्सन से ऐसे ही करवाया बेटा अपने लिए, हाँ है ना भाई। जो मशीन सप्लायर करने वाला है बेटा उसकी वैल्यू में कभी भी मशीन में ये वैल्यू में ऐड नहीं होगा, बोलो यस सर। ठीक है, बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ये जजमेंट था अगेन किसका, सुप्रीम कोर्ट का बेटा, और बोल दिया क्या सच इंस्पेक्शन चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेबल इन द असेसेबल वैल्यू, क्योंकि ये दिस वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट बेटा, ये आपने एडिशनली इंडिपेंडेंट एजेंसी से इंपोर्ट आपने सर्विसेज ली, उसे वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं करना बेटा इसको, क्लियर डन। आइए एक और लास्ट जजमेंट और देख लेते बेटा हम, डनलोप इंडिया लिमिटेड बेटा, सर डनलोप इंडिया लिमिटेड बेटा सुनना, मान लो आवाज नहीं आ रही ओए, अच्छा जजमेंट बेटा इधर ध्यान, मान लो कोई गुड्स मेरे को इंपोर्ट करना है बेटा, कोई मशीन मान लो सर, पर वो मशीन इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए बेटा, लाइसेंस मेरे पास नहीं है बेटा, लाइसेंस है सौरभ भाई के पास बेटा। तो सौरभ भाई को मैंने बोला कि आपका वो लाइसेंस मेरे को यूज करने दो ना, मेरे को मशीन इंपोर्ट करनी है। इसने बोला कि पागल समझाया मेरे को क्या, कि लाइसेंस मिले मेरे को मशीन इंपोर्ट करे कोई और। मैंने कहा 10 लाख रुपए दूंगा, बोला डन। 10 लाख रुपए दिए, इसने लाइसेंस यूज करने दिया बेटा मेरे को, मैंने मशीन इंपोर्ट करी। अब क्वेश्चन आया क्या, वो 10 लाख रुपए जो मैंने पे किए एज अ लाइसेंस फी, क्लियर, क्या वैल्यू में ऐड होगा कि नहीं होगा। तो वहां पे जजमेंट आया डनलोप इंडिया लिमिटेड में कि यस दैट इज द एक्सपेंस व्हिच इज इंकर्ड टू इंपोर्ट द मशीन, उसके बिना मशीन इंपोर्ट नहीं हो सकती थी। वो इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं किए होते तो मशीन तो आती थी बेटा आपके पास, है ना। यहाँ पे लाइसेंस फी पे किए बिना मशीन इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, इसलिए दैट वैल्यू दैट लाइसेंस फी हैज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, क्योंकि वो इंस्पेक्शन नहीं भी कराया होता अलग चीज थी बेटा, वो मशीन आ जाती बेटा, पर यहाँ पे लाइसेंस फी नहीं पे किया होता तो मशीन इंपोर्ट नहीं हो पाती, इसलिए वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड डनलोप इंडिया लिमिटेड केस में जजमेंट आया कोलकाता हाईकोर्ट का कि ऐसे केस में इसको वैल्यू में इंक्लूड करना है बेटा, हाँ है ना भाई, यस। अब सुनो बच्चों, जो मैंने आपको जजमेंट पढ़ाया है वह ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा होता है डनलोप इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, सीसी मतलब कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, 2010 मतलब 2010 में जजमेंट आया बेटा। फिर एएलटी मतलब सर एक्साइज लो टाइम्स, हाँ है ना भाई। सर ये बुक का नाम है बेटा, केस लो की बुक का नाम है एक्साइज लो टाइम्स बेटा, उसमें जजमेंट था, इस पेज नंबर पे था, ये नंबर का जजमेंट है बेटा। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा ना सीएल मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट बेटा, ठीक है। कोलकाता तो तभी बोलते बेटा, बाकी पहले कलकत्ता था बेटा इसका नाम, ठीक है। एससी लिखा मतलब सुप्रीम कोर्ट बेटा। अब सुनो, आपसे इतना याद नहीं हो पाएगा बेटा, इसलिए अगर आपको इतना नाम भी याद हो जाए ना सर तो भी बहुत है बेटा, और मैं तो कह रहा हूं वो भी नहीं हो तो भी चल जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर केस लो कभी क्वेश्चन ने पूछा है और आपने केस लो का नाम नहीं लिखा, बाकी सब कुछ सही लिखा है, और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 1 मार्क कटेगा, बाकी सब मार्क आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। और एग्जाम में कस्टम के अंदर अगर केस लो आएंगे तो मैक्सिमम 1 केस लो आएगा बेटा, और 1 केस लो में अगर केस लो का नाम नहीं लिखा बाकी सब आपने लिखा है तो 1 मार्क कटेगा बेटा, बाकी पूरे मार्क तो आपको मिलने ही मिलने बेटा, ठीक है। तो जितने केस लो का नाम आपको याद हो जाए इजी वे में उतना ठीक है, वरना हेडेक मत लेना जीएसटी के अंदर बच्चा। अच्छा, जीएसटी में जजमेंट अब तक फाइनल हुए नहीं बेटा, इसलिए जीएसटी में कोई केस लो अब तक नहीं है बेटा आपके लिए सिलेबस में बच्चा। कस्टम में कुछ केस लो दे रखे, उसमें से कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, बाकी केस लो के कॉन्सेप्ट, केस लो में कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा। नाम अगर याद नहीं रहा आपसे एग्जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 मार्क ही कटता है मैक्सिमम, बाकी पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे बेटा। पर पता पड़ा नाम से लिखा पर आंसर से गलत लिख के आ गया तो
मैं तो नेगेटिव मार्क कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना, पर नेगेटिव होता नहीं बेटा कभी भी। हाँ है ना भाई, क्लियर। पर हाँ, मेरा पॉइंट समझे बच्चा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, चीज पे ध्यान दीजिए, नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बेटा। आइए बच्चों, एक और सर, एक जजमेंट नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, मैं बताता हूं आपको बेटा। अच्छा, मान लो मेरे पास किसी कंपनी के 30% इक्विटी शेयर है बेटा, हाँ हाँ हाँ, आउट ऑफ इंडिया की कंपनी थी बेटा, उसके मेरे पास 30% शेयर है। एक मिनट, क्या हम दोनों रिलेटेड पर्सन है क्या? बेटा 5%, अगर दो कंपनी में 5% मेरी होल्डिंग है तो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड रहती है बेटा। फिर भी कंट्रोल तो है ना, क्या 30% शेयर होना मतलब कंट्रोलिंग होती है क्या बेटा? नहीं होती। मैंने बोला आपको पढ़ते वक्त कि 51% और मोर होल्डिंग है तो वो कंट्रोलिंग कराती है बेटा, मैंने बोला स्पेसिफिकली क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है बेटा। क्लियर, बोला है मैंने रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन पढ़ाते वक्त बच्चों आपको। क्लियर, कंट्रोल वर्ड को डिफाइन नहीं किया, पर सर मैंने आपको बोला है कि एटलीस्ट 51% या उससे ज्यादा अगर होल्डिंग हुई तो माना जाएंगे क्या, कंट्रोलिंग है बिजनेस की बेटा। क्लियर, अदरवाइज कंट्रोलिंग नहीं मानी जाएगी, और ये लोग रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, और रिलेटेड की डेफिनेशन में अगर नहीं है तो सर एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यहाँ पे रिलेटेड की रिलेशन की वजह से प्राइस इफेक्ट हुआ, ऐसा नहीं मानेंगे बेटा। क्लियर, डन। इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको याद दिया बच्चा। हाँ है ना भाई, यस सर। आइए बच्चों, सर चुन चुन के क्वेश्चन दिए, ध्यान रखना बेटा आप। आइए बच्चों, एक मस्त क्वेश्चन में कराता हूं हमको, दबंग लिमिटेड बेटा। सर दबंग लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन, धीरे धीरे बोल रहे पर बोलने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है मैं सही कर रहा हूं बेटा। सर दबंग लिमिटेड क्या है सर? कल कल अभी 15 मिनट बाकी बेटा, ध्यान देना बेटा। हाँ, दबंग लिमिटेड क्या बोला बेटा आपने? हाँ तो फिर बोलो ना, फिर पढ़ो पढ़ो, अभी 10 मिनट बाकी तो बेटा। दबंग लिमिटेड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सर आई नीड आंसर फ्रॉम यू ओनली बेटा, ध्यान रखना बेटा। दबंग लिमिटेड इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एट एफओबी वैल्यू ऑफ रुपीज 38 lakhs। और हाँ एक काम करो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर होंगे बच्चा आपके। 38 लाख ए पढ़ो, मैंने अभी भी बोला कि मैंने क्वेश्चन बना रखा है आपके लिए बेटा, इंक्लूसिव ऑफ एक्सेसरीज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 5 लाख। आगे क्या लिखा बेटा? कंपल्सरीली सप्लाइड अलोंग विद द मशीन बेटा। तो अगर गुड्स के साथ में कोई एक्सेसरी साथ में आती है बेटा, तो क्या उसका अलग से कोई क्लासिफिकेशन होता है क्या बेटा? हम इग्नोर करते हैं कि वो आपने एक्सेसरीज इंपोर्ट करी, आपने मशीन इंपोर्ट करी, हम यही मानेंगे बेटा। क्लियर। अच्छा, इसका रिलेवेंस क्या है? इधर ध्यान, 38 लाख में 5 लाख इंक्लूडेड बेटा, तो कोई बात नहीं, हमने क्या इंपोर्ट किया बेटा? मशीन। एक मिनट यहां देखिए, यहां पर इसका रिलेवेंस यह आएगा, द रेट ऑफ बेसिक कस्टमरी ऑन मशीनरी इज 10% and on accessories it is 25%. then at which rate machinery and accessories will be assessed? 10% लगेगा बच्चा। हाँ है ना भाई? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा। सर अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आपको याद आएगा, मेरी गारंटी बेटा आपसे। क्लियर। तो 25% इग्नोर करने का, 10% किसके बेटा? 38 लाख बेटा। हाँ है ना भाई? प्लस आगे जो हम पढ़ रहे बेटा वो सब ऐड करेंगे। एफओबी वैल्यू इंक्लूड्स रुपीज 8 lakhs attributable to post importation activities to be carried out by the seller। क्या करने का बेटा? आवाज नहीं आ रही ओए, एक्सक्लूड। अच्छा एक मिनट, एक बार ये नोट और पढ़ लो, लास्ट में दे रखा बेटा कि आखिर करना क्या क्वेश्चन बेटा। कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू अज्यूमिंग दैट द अमाउंट attributable to post importation activities is not payable as a condition of goods condition of sale of goods into India बेटा। हाँ है ना भाई? अगर एज ए कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया होता है बेटा तो वैल्यू में ऐड होता है बच्चा। हाँ है ना भाई? यस, ठीक है। चलिए सर एक मिनट, यहां लिख दू बेटा ऐसे, 38 लाख था बेटा अपना, माइनस 8 lakhs। हाँ चलिए सर, दबंग लिमिटेड हेड सप्लाइड रॉ मटेरियल्स वर्थ रुपीज 10 लाख टू द सेलर फॉर मैन्युफैक्चरिंग द सेड मशीन। क्या करेंगे बेटा? ऐड। चलिए सर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस वर पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन ऑस्ट्रेलिया 2 लाख रुपी INR कन्वर्टेड बेटा। क्या करने का बेटा? ऐड। दबंग लिमिटेड, अच्छा ये डिजाइन डेवलपमेंट अगर इंडिया में कराया होता तो ऐड नहीं करते बेटा हम लोग। गुड। दबंग लिमिटेड ऑल्सो स्पेंड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 75,000 इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क कनेक्टेड विद द मशीनरी। लो आगे बेटा, क्या ऐड करना है क्या बेटा? नहीं, इग्नोर। लाइसेंसिंग फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड मशीन
पेबल बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। सर अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी उस पर लाइसेंस फी पे करी आपने, तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है बेटा, एज अ कंडीशन ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड इन इंडिया। बेटा कितना बेटा 20% ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू ये दे रखा है बेटा, अब ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन है जो एफओबी वैल्यू दे रखा ना उसी का बेटा, जो आप रिवाइज्ड एफओबी निकालोगे उसका नहीं बेटा। तो एफओबी वैल्यू कितना बेटा 38 लाख। 38 लाख का 20% कितना होता है बच्चा 7,60,000 बच्चों। चलिए, गुड्स वर इंपोर्टेड बाय वेसल एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रखा कितना 925। क्या कर दूंगा बेटा ऐड। फिर द इंपोर्टर हैज आल्सो पेड शिप डैमरेज चार्जेस 50,000, लाइटरेज एंड बार्ज चार्जेस 25,000 इन एडिशन टू द सेड 925। बेटा क्या करने का बेटा, तो कुल मिला के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी बच्चा 925 प्लस 50,000 प्लस 25,000 बच्चा। हाँ है ना भाई, ये आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया बच्चा। अब सुन रहे, एक मिनट, ये क्या बेटा शिप डैमरेज चार्ज वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा। चलिए मान लो यही दे रखा होता क्या पोर्ट डैमरेज चार्ज, कि पोर्ट से आपने गुड्स को लेट क्लियर कराया इसलिए पोर्ट ने चार्ज ले लिया डैमरेज चार्ज। क्या वैल्यू का पार्ट बनेगा क्या बच्चा, नहीं, क्योंकि एवरी कॉस्ट टू दी प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऐड होता है बेटा। इंपोर्ट करने के बाद अनलोड करने के बाद की कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करते, इनफैक्ट अनलोडिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं करते बच्चा वैल्यू में। हाँ है ना भाई, तो एक क्वेश्चन में आगे मिलेगा पोर्ट डैमरेज चार्ज बच्चा, वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, कहां पे आ गए, ये रहा, इंपोर्टर पेड रुपीज 15,000 टुवर्ड्स, ये लो सर, अरे यार भाई अलग ही स्वैग अपना सर, ये रहा डैमरेज चार्ज आ गया 15,000। इंपोर्टर पेड रुपीज 15,000 टुवर्ड्स डैमरेज चार्ज फॉर डिले इन क्लियरिंग द मशीन फ्रॉम द पोर्ट। तो पोर्ट डैमरेज चार्ज बेटा क्या ऐड करना है क्या, नहीं सर। देना सारे इक्वेशन में जो बनाया बेटा सोच समझ के बनाया आपके लिए, प्लीज सर इनको ध्यान से सोल्व करिएगा बेटा, मजा आएगा आपको सर, हर एक पॉइंट कवर है इसके अंदर सर। द इंपोर्टर ऑल्सो पेड रुपीज 75,000 फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपो। अरे पोर्ट ऑफ एंट्री मतलब जहां से इंपोर्ट किया वहां से इनलैंड कंटेनर डिपो ले गया, उसकी कॉस्ट अलग से दे रखी है, क्या ऐड करना है क्या, नहीं। अच्छा इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है वो मैंने पढ़ाया नहीं, आगे आएगा जब बात करेंगे, पर कुल मिला के इंडियन पोर्ट पे आ गया, उसके बाद वहां से कुछ आगे लेके गया बेटा, उसको इंक्लूड नहीं करना। भले कस्टम क्लियरेंस इनलैंड कंटेनर डिपो से कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट पोर्ट पे आ गया वहां तक की कॉस्ट ऐड करते बेटा। आइए नेक्स्ट क्या है, अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। अरे इंडियन पोर्ट पे अनलोड किया, कोई क्या ऐड करना है क्या, नहीं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दे रखा कितना 1 लाख, क्या करेंगे बेटा ऐड, नहीं दिया होता तो पहले हम रिवाइज एफओबी निकालते हैं, और रिवाइज एफओबी का फिर 1.15% करते हैं बच्चा में। रिवाइज एफओबी मतलब ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बेटा, हाँ है ना सर, एक्सेप्ट फ्रेट, फ्रेट के अलावा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम क्या करते बेटा रिवाइज एफओबी आता है उसका 1.125% होता है बच्चा, हाँ है ना भाई, ठीक। फिर फॉरेन एक्सपोर्टर 7 एजेंट इन इंडिया, कमीशन पेबल टू द एजेंट कितना बेटा 2 लाख, क्या कर देंगे बेटा ऐड, ठीक है। ये भारत माता की जय, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब शायद मेरा पॉइंट समझ में आया आपको बच्चों, शायद ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा सुनो, इसमें क्या लगेगा, कस्टम रेट कितनी बच्चा 10, 10 के साथ क्या लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना बेटा 10% ऑफ 10% बच्चा, हाँ है ना भाई, अरे क्लियर डन। अच्छा वैसे हमसे पूछा क्या था बेटा इसने, कंप्यूट दी असेसेबल वैल्यू बेटा, तो हमने वैल्यू निकाल दी बेटा, ठीक है। ड्यूटी का अमाउंट बचेगा तो ड्यूटी निकालेंगे बेटा हम। अच्छा इसने अपने से जरूर पूछा था कि 10 लगाएंगे 25 लगाएंगे, हमने बताया था क्या 10% लगाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए सर, अगर ड्राइंग डिजाइन आर्ट वर्क या डेवलपमेंट वर्क इंडिया में कराया है तो हमने रूल नंबर 10 पढ़ा है ऑप्शनल एडिशन कि वो कभी भी ऐड नहीं करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई, तो वही तो था बेटा वो, ठीक। आइए बच्चों, सर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, अ कंसाइनमेंट ऑफ, अच्छा वो याद है रूल नंबर 4 और 5 वाला, आइडेंटिकल गुड्स और सिमिलर गुड्स वाला पॉइंट, सर सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी वाला पॉइंट बेटा, हाँ है ना बेटा, ये रहा वो क्वेश्चन बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, अ कंसाइनमेंट ऑफ 800 मेट्रिक टन्स, वो रहा गेट बेटा, सर अ कंसाइनमेंट ऑफ 800 मेट्रिक टन्स of edible oil of Malaysian origin was imported by a charitable organization in India for free distribution to below poverty line citizens in the backward area under the scheme designed by the
फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, मतलब कुल मिला के इसने 800 मेट्रिक टन क्या किया बेटा, ऑयल इंपोर्ट किया गरीबों में बांटने के लिए बेटा. दिस बीइंग अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, a nominal price of $10 per metric ton was charged for the consignment to cover the freight and insurance charge. बच्चा वो जो मलेशियन कंपनी था ना बेटा, उसने बोला ठीक है यार अच्छे कोज में जा रहा है बेटा ये, तो उसने भी क्या किया, मेरा भाड़ा और इंश्योरेंस कवर हो जाए बस उतना पैसा दे दो, बाकी मेरे को पैसा नहीं चाहिए इसका. तो उसने हमसे केवल $10 चार्ज किया बेटा. हाँ है ना भाई, ठीक सर. द कस्टम हाउस फाउंड दैट at or about the time of importation of this gift consignment there was the following import of edible oil of Malaysian origin बेटा. मतलब सर आपने जो इंपोर्ट किया वो केवल $10 में किया बेटा, विच इज नॉट द एक्चुअल प्राइस बेटा, वो तो केवल भाड़ा और उसका इंश्योरेंस कवर हो जाए इसलिए बेटा. क्लियर. तो उसने क्या किया, गुड्स ऑफ लाइक सॉरी आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू देखी बच्चा, उसने क्या देखी बेटा, आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ये दे रखी बच्चा. हाँ है ना भाई, ठीक. रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन द रिलेवेंट डेट वाज $1 इक्वल टू ₹43 बेटा. एंड द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज 15% एड वैल्यूम बेटा. एड वैल्यूम मतलब वैल्यू पे 15% बच्चों. देयर इज नो एडिशनल ड्यूटी, कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं लगाने के बच्चा. 3739 कुछ भी नहीं बेटा. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेवेबल ऑन द कंसाइनमेंट अंडर कस्टम्स एक्ट विद एप्रोप्रिएट अजम्पशन एंड एक्सप्लेनेशन वेरेवर रिक्वायर्ड बेटा. बस ठीक सर. तो सर आपने कितना इंपोर्ट किया बेटा, 800. अब है आइडेंटिकल गुड्स के ट्रांजेक्शन मिले, एक ने इंपोर्ट किया कितना, 20. क्या करने का बेटा, इग्नोर. 100 इग्नोर. आपने कितना इंपोर्ट किया बेटा, 800. तो यस ये क्या है, ये चारों ट्रांजेक्शन क्या है, सेम कमर्शियल लेवल और सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी ट्रांजेक्शन बेटा. अब मोर देन वन ट्रांजेक्शन का कौन सा वैल्यू लेंगे बेटा, इसमें से हम लोएस्ट वैल्यू विल बी टेकन. तो $160 ये क्या है, CIF है बेटा. सर क्या है बेटा, ये ऑलरेडी CIF है बेटा. क्लियर. तो अब ऐसे केस में आपको फ्रेट इंश्योरेंस का दिमाग नहीं लगाना है. यहाँ पे 160 इंटू 43 ये पर मेट्रिक टन बेटा इंटू 800 मेट्रिक टन बेटा. तो इससे क्या आ जाएगा आपका बेटा, असेसेबल वैल्यू. हाँ है ना मालिक, यस. ये 160 बेटा, ये 43 से मल्टीप्लाई किया 800 मेट्रिक टन और दिस इज द कस्टम ड्यूटी और इस पे लगा देना क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज. आइए बच्चों, मैंने बोला था ना 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा एक्सपोर्ट का बच्चों. ये रहा. कंप्यूट द एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. FOB प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है, $1 1 लाख. शिपिंग बिल प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन 26 फरवरी बेटा, 26 फरवरी को शिपिंग बिल प्रेजेंट किया इसने बेटा. प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बेटा, कब, 4 मार्च को. 1 मिनट सर, शिपिंग बिल कब फाइल किया बेटा, 26 फरवरी. तो शिपिंग बिल रिलेवेंट किसके लिए होगी बेटा, रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए. तो 26 फरवरी को रेट ऑफ एक्सचेंज कितना बच्चा, रेट ऑफ एक्सचेंज 55. तो 55 सेलेक्ट कर लिया हमने बेटा. रेट ऑफ ड्यूटी कब का, जिस दिन एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला बेटा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51 दैट इज 4 मार्च. तो 4 मार्च को रेट ऑफ ड्यूटी कितना बेटा, 8%. बस द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मेक अजम्पशन. देखो 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, कुछ नहीं सर. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 55 इंटू 8%, खत्म बेटा. ये 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, CA फाइनल आप देख लीजिए बेटा. क्लियर. केवल रेट ऑफ एक्सचेंज निकालना है, रेट ऑफ ड्यूटी निकालनी, बात खत्म बच्चों. सर FOB क्या होगा बेटा इसके अंदर, FOB वैल्यू को क्या बोलेंगे सर, असेसेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम, क्योंकि एक्सपोर्ट किया आपने बेटा, और एक्सपोर्ट में FOB क्या है, इंडियन पोर्ट तक का कॉस्ट बच्चों. हाँ है ना भाई, यस सर. आइए बच्चों, ये रहा वो क्वेश्चन बेटा बैकपैक वाला, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है, चेंज प्राइस दे रखा है कि सर ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट किया था 5000 बेटा, मार्केट प्राइस चेंज हुआ 5800 हो गया, फिर उसने रीनेगोशिएट किया और नेगोशिएटेड प्राइस जो चेंज प्राइस है वो क्या होगी, रीनेगोशिएटेड प्राइस कितना है 5500. हमारे लिए रिलेवेंट क्या है बेटा, हमारे लिए 5500 इज रिलेवेंट बेटा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था 5000, मार्केट में प्राइस चेंज होगी कितनी 5800 बेटा, पर उसने हमसे रीनेगोशिएट किया और रीनेगोशिएट प्राइस कितना बेटा 5500. हमारे लिए रिलेवेंट क्या बचा 5500. क्लियर. फिर ये फ्रेट दे रखा है, इंश्योरेंस दे रखा है. 1 मिनट सर, फिर दे रखा है क्या, वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस नोट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट बेटा. और याद है अभी हमने जजमेंट पढ़ा बेटा कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से अगर आपने वेंडर इंस्पेक्शन चार्ज किया तो वैल्यू में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. हाँ है ना सर. फिर ये रेट ऑफ एक्सचेंज ये दे रखा है, कमीशन पेबल बेटा,
लोकल एजेंट हो या कोई भी बेटा, एफओबी वैल्यू का 1% क्या करना पड़ेगा आपको, कमीशन ऐड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। फिर ये रेट ऑफ ड्यूटी और रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए अलग अलग रेट ऑफ डेट्स दे रखी बेटा, क्लियर। आप मुझे बताओ रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे, क्या इंटरबैंक वाला लेंगे, आरबीआई एक्सचेंज रेट लेंगे, कौन सा लेंगे बेटा, सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। किस दिन का लेंगे बेटा सीबीआईसी वाला रेट ऑफ एक्सचेंज, जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। क्या फाइल करी बेटा आपने, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, भले वो वेयर हाउसिंग वाली हो, होम कंजम्पशन वाली हो, भले आपने पहले फाइल किया है बाद में फाइल किया, उससे कंसर्न नहीं है। और रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा बेटा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट ऑफ एंट्री नंबर विचएवर इज लेटर का रेट ऑफ ड्यूटी आप लेंगे बेटा, ठीक है। और ये देखिए सर क्वेश्चन खत्म होता है अब। अरे क्लियर, समझे मेरी बात। पर सर मैं चाहता हूं इसका आप आंसर आप इसको करके आइए सोल्व बेटा, मैंने बता दिया बेटा पूरा क्वेश्चन बेटा आपको, ये आप करके आएंगे बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। थैंक यू सो मच, माहौल जबरदस्त शानदार, पर सर आपके एंड पे होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, क्लियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, माहौल जबरदस्त शानदार, हैव अ गुड डे। पर सर यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।